प्यारे बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग करने चल रहे हैं सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ठीक है, 11 प्रैक्टिस सेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम लोग करने चल रहे हैं 12th वाला। ठीक है, इसके बाद भी धीरे धीरे एक एक करके मिलता रहेगा। इस बीच में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कम मिले हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट की शिकायत नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट के अलावा मैंने और कई सारी चीज़ें आपके काम की लगातार देता रहा हूं और वो सारी की सारी चीज़ें आप देखते रहिए, सब आपके काम की हैं। और बीच बीच में प्रैक्टिस सेट ज़रूर होते रहेंगे, हफ्ते में एक दो। जब वो उधर की काम की चीज़ें जैसे प्रीपोजिशन वगैरह सब चीज़ें हो जाएंगी, तब आपके प्रैक्टिस सेट ही जब देने रहेंगे तो कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। और आज के प्रैक्टिस सेट में जो पहला क्वेश्चन है, ये देखो पोएम है। तो ये पैसेज का क्वेश्चन है। तो मैंने जैसा कि पहले ही बता रखा है कि जब हम लोग पैसेज करने लगते हैं, चाहे पोएम का हो चाहे प्रोज का, ये आरसी है। तो जब हम लोग पैसेज करेंगे तो मैंने कहा था कि पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पैसेज को पढ़ेंगे, चाहे पोएम हो चाहे प्रोज हो। तो चलिए पहले हम लोग भाग चलते हैं वहाँ जहाँ क्वेश्चन है। ठीक है और ये पहला क्वेश्चन देखो, पैसेज का पहला क्वेश्चन है कि द टोन ऑफ द पोएम। तो टोन ऑफ द पोएम भाई किसी एक पैराग्राफ में या किसी एक स्टैंजा में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। मैंने जब आप लोगों को ये समझाया था पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सीधे पैसेज में मिल जाएंगे और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। टोन पूछा जाएगा तो इनडायरेक्ट है। जिन लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने वाला टॉपिक नहीं देखा है या अभी तक नहीं देखा है, जो भी नए हैं चैनल पे, तो वो लोग कृपया करके प्लीज़ वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला टॉपिक ज़रूर देख लें। वो एक ऑल इन वन परफेक्ट एक तरह से कॉम्बो पैक है। वो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे आप एनडीए देते हो, सीडीएस देते हो, टेट सुपर टेट देते हो, एसएससी देते हो, बैंक देते हो, या इवन अगर आप आईएएस का प्रीलिम्स में, आईएएस के प्रीलिम्स में सीसेट दे रहे हो तो सीसेट के लिए भी काम आएगा। वो एक ओवरऑल पैकेज है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं पूरी स्ट्रेटजी है। अभी तक बाय द वे आपने नहीं देखी है, आपको ज़रूरी नहीं लगा, तो मेरी एडवाइस है कि एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए। तब ये सारे क्वेश्चंस करने में बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत सुविधाजनक, आपको बहुत हलवा लगेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो टोन का है, टोन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको पूरा पैसेज पढ़ने के बाद मिलेगा, तो इसको हम अभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? इट इज़ अ पैराडॉक्स। ये एक तरह से दुर्विरोध है, विरोधाभास है, ऑक्सीमोरोन की तरह होता है पैराडॉक्स, कि सी डज नॉट ट्रीट हर लिटिल मेड जेंटली। वो अपने लिटिल मेड, जो छोटी सी नौकरानी है उसकी, उसके साथ वो जेंटली मतलब सज्जनता का या मतलब बहुत ही नरमी के साथ ये लोग बिहेव नहीं करते हैं। और लेकिन येट मतलब फिर भी ये डैश हैं। क्या हैं ये? तो जाहिर सी बात है, अगर ये येट लगा हुआ है यहाँ पर, एक बार देखिएगा, यहाँ कह दिया इन्होंने, क्लू दिया है कि पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब विरोध है। विरोध में यहाँ ये कह रहे हैं कि दे डज नॉट ट्रीट हर मेड जेंटली, और यहाँ येट लिखा है। तो अपनी मेड के साथ ये जेंटली ट्रीट नहीं करते हैं, तो आगे क्या होगा? आगे ये कोई अच्छा काम यहाँ पर ज़रूर लिखा होगा, यहाँ अच्छा काम कोई आना चाहिए। अब ये पैसेज से हमें देखना पड़ेगा ना, ये अपने मन से हम नहीं ले सकते, पैसेज में आना पड़ेगा। यहाँ देखें सब कुछ ठीक ही ठाक लगेगा। चलो आ जाते हैं, अब पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज में 2 क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना होगा, एक बार फिर देख लीजिए। एक, उस पैराडॉक्स को हमें ढूंढना है जहाँ वो अपनी मेड के साथ ठीक से बात नहीं करती है फिर भी डैश है। एक वाला क्वेश्चन ये हो गया। और एक क्वेश्चन हमारा कौन सा है? हमें पूरे पैसेज की टोन ढूंढनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पोएम में क्या टोन है। पोएम पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। पोएम क्या करे कि इट पेन्स टू हर टू सी हर। ठीक है ना, उसको ये बात बहुत कष्ट देती है। पेन्स का मतलब कष्ट देती है। एक बात देखकर उसको बहुत कष्ट होता है। क्या देखकर? कि एनिमल्स सफरिंग एंड हर्ट। एनिमल्स को सफ़र करता हुआ, कष्ट उठाता हुआ देख करके, चोट खाया हुआ देख करके उसको दर्द होता है, उसको तकलीफ़ होती है। लेकिन सी कैरीज अ फर पर्स, लेकिन वो जो पर्स लेके चलती है वो फर का बना हुआ पर्स है। और अगर फर का बना पर्स है तो इसका मतलब हुआ कि किसी जानवर को मारा गया होगा, किसी जानवर को मारकर ही तो उसका फर उतारा गया होगा। तो एक तरफ तो आप फर का पर्स लेके चल रही हो,
दूसरी तरफ आपको जानवरों से सहानुभूति भी है, ये एक विरोधाभास है। और टू मैच हर लेदर स्कर्ट, और लेदर की ये पैराडॉक्स और देखिए कहाँ है। ये स्कर्ट के पहले क्या लिखा हुआ, लेदर का स्कर्ट है। लेदर स्कर्ट का मतलब लेदर की स्कर्ट बनाने के लिए किसी जानवर को मारा गया है। इनकी जो पर्स है वो फर की है, फिर किसी जानवर को मारा गया है। शौक है जानवरों की खाल के कपड़े पहनने का, पर्स लेके चलने का, और इनको जानवरों को कष्ट सहता हुआ देख करके इन्हें दुख भी होता है। ये कैसा विरोधाभास है। शौक आपको जानवरों की खाल का है और जानवरों को कष्ट सहते हुए देखकर दुख भी होता है। और ये पैराडॉक्स एक हो गया। दूसरा पैराडॉक्स, सी वेस्ट्स पेपर, पेपर वो वेस्ट करती हैं। सी हैज़ द गट्स, मतलब इतना पैसे वाली हैं कि उनको ये गट्स है कि वो उनकी औकात, गट्स मैंने औकात होता है, वो इनकी इतनी औकात है कि वो पेपर वेस्ट करें। लेकिन हाउ सी हेट्स ट्रीज बीइंग कट, पेड़ काटा जाना इनको बुरा लगता है। सोचो, पेड़ काटा जाना बुरा लगता है लेकिन पेपर वेस्ट करती हैं। यहाँ यही कहा जाता है, इसी को कहते हैं पैराडॉक्स। ठीक है, स्वभाव में विरोधाभास। अगला देखो, एक यहाँ देखो, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर सी कंडेम्स, चाइल्ड लेबर को ये निंदा करती हैं, बुरा मानती हैं। और यहाँ लिखा है वाई इज देन हर लिटिल डोमेस्टिक मेड नेवर ट्रीटेड जेंटली। तो अगर इनको चाइल्ड लेबर बुरा लगता है, अगर ये चाइल्ड लेबर की आलोचना करती हैं, तो इनकी जो डोमेस्टिक मेड है, छोटी सी बच्ची है घर का काम करने वाली, उसके साथ ये लोग जेंटली बिहेव क्यों नहीं करते। यही वाला पैराडॉक्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलो यहीं से है। आगे देखो, चाइल्ड लेबर को हेट करती हैं, इसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या है, लिटिल डोमेस्टिक मेड के साथ ठीक से बिहेव ना करने के साथ क्या लगा हुआ है, चाइल्ड लेबर की निंदा करना, चाइल्ड लेबर की आलोचना करना। अगला क्वेश्चन, अभी एक पैसेज और है, क्रुएल्टी टू एनिमल्स मेक्स हर टू बूहू, बूहू मतलब क्या हुआ, रोना, क्राई। जानवरों के साथ क्रुएल्टी होती है तो ये रोने लगती हैं। हर फेवरेट आउटिंग इज़ टू द सर्कस एंड द जू, लेकिन इनकी आउटिंग, इनका फेवरेट पिकनिक, मनोरंजन क्या है, सर्कस और जू। सर्कस में भी और जू में भी जानवरों के साथ तो अत्याचार होता है, क्रुएल्टी होती है, सर्कस में तो होती है। मनोरंजन का साधन है इनका सर्कस, लेकिन जानवरों के साथ क्रुएल्टी होती है तो इन्हें बड़ा बुरा लगता है, इनको रोना भी आता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, अभी लास्ट में बताएंगे। आओ, लुकिंग एट हर वन मेक द साई, लुकिंग एट हर वन मेक द साई, to please others she will lie. I hope someday she will think and realize she is just. अब ऐसे लोगों को कहा क्या जाता है, हाइपोक्राइट। क्या कहा जाता है, हाइपोक्राइट। इन लोगों को कहा जाता है ढोंगी, पाखंडी। ठीक, मुंह पे कुछ और है और अंदर कुछ और है, मुंह पे सहानुभूति है, अंदर वही भरा हुआ है। यूज करेंगे लेदर की पर्स, लेदर के स्कर्ट, और जानवरों से सहानुभूति भी है। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, टोन क्या है। राइटर की टोन पेनफुल है, ह्यूमरस है, ह्यूमरस मतलब मजाक है क्या, जेंटल है, जेंटल तो है ही नहीं, और पेनफुल भी नहीं है, ह्यूमर नहीं है इसमें। इसमें क्या है, सरकास्टिक है। सरकास्टिक का मतलब क्या हुआ, ताना, ताना सुने हो ना, ताना मारना, हाँ, या कह सकते हो व्यंग्य। तो इसमें पोएट ने क्या किया है, पोएट ने व्यंग किया है, कमेंट किया है, ये सरकास्म है, ये टोन है उसकी। ठीक है ना, ह्यूमर नहीं है। अच्छा बताओ कि क्या पोएम को पढ़कर कहीं आपको हंसी आई? अगर आपको पोएम पढ़ के हंसी नहीं आती तो ह्यूमर नहीं है उसमें। ठीक है ना, पेनफुल भी नहीं है और जेंटल तो है ही नहीं। पोएट क्या है, उस लड़की को ताना मार रहा है, कमेंट कर रहा है, जो जिसके पास मुंह से तो जानवरों के प्रति बड़ा ही सहानुभूति है और पहनती लेदर का स्कर्ट है। अब अगला लिखा है कि इट इज़ पैराडॉक्स, ये वाला वो छोटी लड़की, छोटी मेड के प्रति पैराडॉक्स कहाँ आता है, उसको एम्प्लॉय करने में पैराडॉक्स आता है नहीं। कंडेम्स चाइल्ड लेबर, ये हाँ भाई पैराडॉक्स। बुक में यही दिया, आपकी पोएम में यही दिया था कि वो चाइल्ड लेबर को कंडेम करती है, फिर भी अपनी लिटिल मेड के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती है। तो आंसर कौन सा हुआ इसका, इसका आंसर होगा बी। हालांकि ये ठीक ठाक लगेगा सबको, लेकिन ये सारे होंगे नहीं, क्योंकि पैसेज में दो दिया है, वही आपका आंसर होगा। इसका आंसर होगा बी। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है और किस बात को लेकर के है, पैसेज क्वेश्चन पढ़िए। देखिए करना क्या है, खाली जगह दी हुई है। अब खाली जगह दी है तो आप मतलब समझ ही रहे हैं हमें करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये खाली जगह रही। ही वर्क्स डैश लिखा हार्ड, आगे लिखा है दैट हिज हेल्थ ब्रोक डाउन, मतलब हार्ड काम किया है उसने हार्ड कार्य किया है और उसका हेल्थ ब्रेक डाउन हो गया, उसका हेल्थ ख़राब हुआ। और दैट से और उसका हेल्थ ख़राब होना, ये हेल्थ ख़राब क्या है होना है, उसके वर्क का इफ़ेक्ट है, उसके कार्य का इफ़ेक्ट है। और जब हम इफ़ेक्ट लगाते हैं किससे, दैट से इफ़ेक्ट दिखाते हैं, तो कारण किससे दिखाते हैं, सो से। सो हार्ड, उसने काम किया, सो हार्ड, उसने इतना हार्ड काम किया, इतना जोर शोर से मेहनत किया कि ये से दैट लगा ना कि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो सो के साथ सो डैश दैट, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कहें सो फैट, यहाँ लिख दिया फैट, जो लोग मोटे हों बुरा ना मानिएगा भाई, सो फैट इतना मोटा, दैट कि ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली, कि वो ठीक से बैठ नहीं पाता, ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली, तो ये होता है। तो सो लगा के आगे दैट लगा के कोई इफेक्ट दिखाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सो। सच नहीं लगेगा, सच लगता है तो नाउन जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। जब सच लगाएंगे तो नाउन आएगा, सच स्टूपिड मैन दैट ऐसे लगेगा। जब टू लगाते हैं तो अगर ये टू लगा होता तो टू के साथ केवल वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगती इफेक्ट में। वेरी के साथ इफेक्ट लगाने का मतलब फुल स्टॉप लगाने के बाद अगला सेंटेंस हो जाएगा वो, ठीक है। वेरी के साथ आप दैट लगा के इफेक्ट नहीं दे पाएंगे। इसमें दैट दो के साथ लगता है। अगर रूल में चलिएगा आप तो रूल से आपको समझाएं तो ये हो जाता है कि वेरी के साथ दैट लगता नहीं, टू के साथ दैट लगता नहीं, सच के साथ दैट लगता है और सो के साथ दैट लगता है, इन दो के साथ दैट लगता है। और सच के साथ एक रूल और है कि सच के साथ नाउन जरूर आना चाहिए। और यहाँ हार्ड लिखा है, नाउन नहीं दिया है, सच नहीं लगेगा। अब आपका ऑप्शन बचा सो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, तो व्हिच वन इज जेरंड, जेरंड क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ा रखा है कि जेरंड क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब में 3 चीज़ें होती हैं, एक जेरंड होता है, एक इन्फिनिटिव होता है और एक पार्टिसिपल होता है, ठीक है। पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जब मैं जेरंड आपको बता रहा था तो मैंने कहा था जेरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। आखिर जेरंड वाली वर्ब की आईएनजी फॉर्म में और प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली वर्ब की फॉर्म में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो यूजेस में मैंने आपको बताया था। इस सेंटेंस में जेरंड क्या होगा, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी वही जेरंड होगी। तो एक तो यहाँ सीइंग लिखा है, ये हो सकता है, और दूसरा यहाँ सेविंग लिखा है, वो हो सकता है। अब 2 हो सकता है तो 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, इसका मतलब इसमें कोई एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आपको यही पहचानना होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सी है। सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक शेर को देखकर। जब भी क्रिया में क्या लगा हो, कर या करके, तो ये क्या होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। और जब क्रिया में क्या लगा हो, ना, नी, ने, ये सब लगा होता है तो क्या होता है, वो जेरंड होता है। तो दूसरा देखते हैं, ये सीइंग वाला तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। सीइंग अ लायन इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक शेर को देखकर। द मैन क्लाइंड अप ट्री, वो एक पेड़ पर चढ़ गया। फॉर सेविंग हिज लाइफ, अपनी जान को बचाने के लिए। सेविंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, बचाना, ये हो गया बचाने के लिए। तो ये आ गया, अपने जीवन को, वो अपनी जान को बचाने के लिए चला गया। और दूसरी बात, एक बात मैंने और कही थी कि फॉर के बाद हो या कोई पजेसिव हो, पजेसिव जैसे माई और हिज हर ये सब दिया हो, कोई प्रपोजिशन हो। फॉर क्या हुआ, कोई प्रपोजिशन, किसी प्रपोजिशन के बाद जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो वो जेरंड होती है। किसी पजेसिव के बाद जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो ये जेरंड होती है। ये मैंने आपको जेरंड की पहचान बताई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसके बाद लगा है, ये फॉर के साथ देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, फॉर के बाद लगी है, इसलिए ये जेरंड मानी जाएगी। तो इन दोनों में कौन सी जेरंड हुई, सीइंग या सेविंग। तो सीइंग तो क्या हो गई, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेविंग क्या हो गई, ये जेरंड हो गई। आपका आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कब आया था, केम इनटू फोर्स, ये कब आया था अस्तित्व में। तो राइट टू
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 में कंपलसरी बनाया गया था, एक अमेंडमेंट किया गया था उसमें, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स में एक संशोधन किया गया था और 2009 में राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का एक्ट आया था, बिल आया था, ठीक है। ये 2009 की बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड आउट फिगर ऑफ स्पीच। आपको इस वाले लाइन में फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। स्वीट टेम्स, टेम्स क्या है, लंदन की नदी है। स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। स्वीट टेम्स, टेम्स, स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। हे स्वीट टेम्स, धीरे धीरे बहो जब तक कि मैं अपनी पोएम न पूरा कर लूँ, जब तक कि मैं अपने सॉन्ग न पूरा कर लूँ। तो ये टेम्स को क्या कहा जा रहा है, टेम्स को संबोधित किया जा रहा है। और दूसरे ये जो मार्क लगा हुआ है ना, ये वाला, ये संबोधन का मार्क होता है, अपस्ट्रॉफी कहते हैं इसको। ये संबोधन का मार्क होता है, अपस्ट्रॉफी है। तो जहाँ भी ये लग जाता है वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, अपस्ट्रॉफी होगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ टेम्स नदी को संबोधित करके कोई बात कही जा रही है और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी का निशान भी है। तो ये हो गया फिगर ऑफ स्पीच में अपॉस्ट्रोफी, और सेंटेंस होता तो एक्सक्लेमेटरी में गिना जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है जो क्वेश्चन एक्टिव और पैसिव में है। तो या एक्टिव में बनाना होगा या पैसिव में बनाना होगा। पहले आपको सेंटेंस देखना होगा कि वो एक्टिव में है या पैसिव में है। सेंटेंस है अ डांस शो इज परफॉर्म्ड। इज परफॉर्म्ड का मतलब क्या हुआ, इज परफॉर्म्ड का मतलब हुआ इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। अच्छा, बी के साथ थर्ड फॉर्म किसका स्ट्रक्चर होता है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इसके साथ थर्ड फॉर्म अब कब लगता है इसके साथ थर्ड फॉर्म, जरा ये भी बता दीजिए। तो यहाँ एक गैप है, इसी में मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम लोगों को वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ मिल जाए, वर्ब में एस या ई एस, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, या आपको डू दिख जाए, या आपको डज दिख जाए, इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर हो, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जब भी ऐसा होगा तो हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय इसकी जगह पर इज एम आर लगा लेते हैं और वर्ब की क्या कर देते हैं, थर्ड फॉर्म बना देते हैं। तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म कब लगती है, जब डू डज या वर्ब में एस ई एस लगा होता है तब। इसका मतलब हुआ कि हम इस सेंटेंस को जब एक्टिव में बनाने लगेंगे, ये ऑलरेडी चूँकि पैसिव में है, ये है किस में, पैसिव में है, तो हमें इसको एक्टिव में बनाना पड़ेगा। एक्टिव में बनाना पड़ेगा तो इज है, तो इसका मतलब हुआ हमें वर्ब में एस या ई एस देखना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, बाय शुभम। अब बाय शुभम का मतलब क्या हुआ, शुभम सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे शुभम पहले आ गया, ठीक है, शुभम आ गया पहले। शुभम के साथ चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमें क्या लगानी चाहिए, वर्ब में एस या ई एस लगाना चाहिए। तो परफॉर्म, वर्ब क्या है, परफॉर्म, वो परफॉर्म में जब एस लगेगा तभी हमको आंसर मिलेगा। ये परफॉर्म क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, पास्ट में चला जाएगा। हैज़ परफॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ये लगेगा नहीं। ये परफॉर्म्स में देखिए वर्ब में एस लगा हुआ, यही हमारा ऑप्शन होगा। और यहाँ इज परफॉर्मिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। परफॉर्मिंग की अगर पैसिव बनती तो बीइंग लगाया जाता, तो ये भी होगा नहीं आंसर। तो फाइनली आपको आंसर आपका पता चल ही गया कि ये कौन सा होगा, सी वाला होगा। इसी में परफॉर्म में यहीं पर वर्ब में एस लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यही है। क्लियर हो गई बात, चलिए ठीक है। अगला करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 में एक बार फिर है क्या, खाली जगह है और भरना क्या है, देख लो, चार के चारों प्रीपोजिशन भरने हैं। प्रीपोजिशन है तो मोस्ट पॉसिबल है कि ये फिक्स प्रीपोजिशन की कहानी हो। चलो पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यस्टरडे माय ब्रदर इंसिस्टेड, इंसिस्टेड है ये, तो इंसिस्टेड डैश गोइंग टू मूवी, तो कल मेरा भाई मूवी जाने के लिए, फिल्म देखने जाने के लिए वो जिद कर रहा था। इंसिस्ट का मतलब क्या हुआ, कोई काम करने के लिए जिद करना। तो मूवी जाने के लिए, फिल्म देखने जाने के लिए वो जिद कर रहा था। तो इसके लिए आप इंसिस्ट के साथ क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे, इंसिस्टेड फॉर गोइंग टू मूवी, मूवी जाने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन फॉर लगेगा नहीं। इंसिस्टेड टू, अब टू लगा होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगी होती तो हम टू लगाते, ये भी नहीं लगा पाएंगे। इंसिस्टेड एट गोइंग टू, स्टेट के बाद एट लगता नहीं, इंसिस्ट के बाद क्या लगता है, ऑन। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कहीं आ जाए इंसिस्ट, ठीक है ना, तो इंसिस्ट आ जाए तो इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन ही लगेगा, ये पक्की बात होती है। और मैंने कहा था कि ऑन जब कोई प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ये भी पक्की बात होती है। तो यहाँ आईएनजी लगी हुई थी तो इसमें टू को छोड़ करके बाकी तीनों हो सकते थे, लेकिन इंसिस्ट के साथ फिक्स होता है ऑन, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा चौथा, ये डी होला। क्लियर हो गई बात, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन।
और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। लिखा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू क्वेश्चन। आपको सेंटेंस को क्वेश्चन में बदलना है, मतलब कि ये सेंटेंस जो है इसको आप इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे। इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे लग रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में कई लोग गड़बड़ किए होंगे, पक्का किए होंगे। इस वाले क्वेश्चन को जब हमें इंटरोगेटिव बनाना होगा तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब की तलाश करनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब कैसे तलाश करेंगे, इसका तरीका यह है कि आप मधुसूदन जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। मधुसूदन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये जो वर्ब है क्या है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, क्योंकि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो मधुसूदन के साथ क्या लिखा होता, फर्स्ट फॉर्म में मधुसूदन चूँकि सिंगुलर है तो लिखा जाता रीड्स, और रीड्स नहीं लिखा हुआ है, रीड लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गई, रीड लिखने का मतलब हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर का कम्बिनेशन नहीं, बल्कि ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक, रीड रेड रेड, ये हो गई रेड, ये सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती तो रीड में एस लगा होता, तो जाहिर सी बात है ये सेकेंड फॉर्म है। अगर सेकेंड फॉर्म है ये रीड, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हमें क्वेश्चन बनाने के लिए क्या चाहिए, फिर डिड चाहिए। जिसमें डिड लगा हो ऑप्शन ढूंढ लीजिए। ये डज लगा हुआ है, लगेगा नहीं। ये डू है मधुसूदन के लिए, लगेगा नहीं। व्हाट मधुसूदन रीड फिर यहाँ डू डज डिड नहीं आया तो गलत हो गया। एक यही लिखा है मधुसूदन डिड मधुसूदन रीड 2 नॉवेल्स, तो ये डिड जिसमें लगा हुआ है वही आपका क्वेश्चन बनेगा। अब कितने लोगों का गलत हुआ मैं पूछूंगा नहीं, ऑनेस्टली आप बता दो। लेकिन ध्यान रखना, आइंदा से इस बात का ध्यान रखना, गलत कई लोगों का हुआ होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलो, इसीलिए वो दिया ही था ताकि इस तरह की गलतियां करने से बच जाओ आप। तो 10वां क्वेश्चन है इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट क्या है, ये वाज नोइंग। ठीक, अब देखो, आई वाज शॉक्ड टू लर्न दैट नो वन वाज नोइंग वेयर द फाइल्स वर केप्ट। फाइल्स कहाँ रखी हैं किसी को नहीं पता था। आ जाओ, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी टेंस पढ़ाते समय, शायद आप लोगों को याद हो। इसको क्या हो जाता है, ठीक है। तो कुछ मैंने आप लोगों को बताया था नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स, ठीक है ना। ये क्या है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स क्या होती हैं, जानना, समझना, और जो फीलिंग और इमोशन की होती हैं, और जो पजेशन वाली वर्ब्स होती हैं जैसे हैज, हैव, हैड है, ओन है, पजेस है, ये वाली वर्ब्स हो गई। जानना, समझना, एग्री करना, डिसएग्री करना, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं उनकी कभी कंटिन्यूअस टेंस नहीं होती है। तो ये जो आपका नो है वो नॉन कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आता है। नो या अंडरस्टैंड की आप कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते हैं। तो नो वन वाज नोइंग, ये जो लिखा है वाज नोइंग, एक्चुअली नो की कंटिन्यूअस होती नहीं है। और चूंकि ये वाज लिखा है और वाज के साथ साथ यहाँ सॉक्ड लिखा हुआ है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, तो दोनों पास्ट हैं। तो नो की जगह पर जब हम इम्प्रूव करेंगे तो इस नोइंग को करेंगे क्या, कि नो करेंगे या न्यू, तो करेंगे न्यू। एक्चुअली इसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म में ले जाएंगे। तो और आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी होगा। क्लियर हो गई बात। तो ये रहे आज के आपके 10 क्वेश्चन, और उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। PDF मैंने पहले ही दे दिया था आप लोगों को, हालांकि 2 ही घंटे पहले दिया था, लेकिन 2 घंटे नहीं, इस 10 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट काफ़ी होता है। मैं डिस्कस कराने में भले ज़्यादा टाइम लग जाता हो, आपको सॉल्व करने में इतना टाइम थोड़े लगेगा, आपको किसको रूल बताना है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हुए, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। इस बीच में दूसरी कोई आपके ज़रूरत की और काम की चीज़ें मैं डालता रहूँगा, अगर डिस्कशन डालने में देर हो जाती है तो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।